बस नाम बदलने का काम किया गया है। और अब मैं आपको बता दूं, अभी बारिश हो जाए, यहाँ 4 बाल्टी पानी की गिर जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाती नहीं बन रही ना, क्योंकि इनके पिताजी गृह मंत्री नहीं है ना, हमारे और आपके पिताजी गृह मंत्री थोड़ी हैं। अब भैया आप एक बात मुझे बताइए कि अगर हमारे और आपके पिताजी गृह मंत्री होते तो आज हम भी बीसीसीआई में सचिव होते। तो लेकिन हमें जब नहीं पता कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं। अब पता चला है तो हम जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे और उनके लिए हमसे जो बन पड़ेगा, चाहे उसके लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े उन स्टूडेंट्स के साथ में, तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम इस देश के हर एक युवा के साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के दावे ठीक 15 लाख की तरह झूठे हैं, जुमले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई विकास नहीं किया, ये पूरा प्रदेश जानता है, सिवाय नाम। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि लगातार सरकारी संपत्तियों को नीलाम करने से, उनका प्राइवेटाइजेशन करने से आप वो दिन दूर नहीं कि जब ये देश दोबारा से इन जैसे नेताओं की वजह से गुलाम हो जाए। लोगों का पेट भर रहा है, एसी में बैठ रहा है, तो आपको दिक्कत क्या? किसान के पिज्जा खाने से, बर्गर खाने से, सैंडविच खाने से आपको दिक्कत है? किसान की जींस पहनने से आपको दिक्कत है? और आप एक बात बताइए, मोदी जी के 10 लाख के सूट पे तो किसान ने नहीं कहा कि मोदी जी ये पैसा कहाँ से आ रहा है, आप 10 लाख का सूट क्यों पहन रहे हैं, बताइए ना। जबकि मोदी जी तो कहते हैं मैं तो फक्कर फकीर हूँ। तो भैया फकीर को तो 10 लाख के सूट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भैया ये एक इंटरनेशनल फकीर है जिसने पूरे देश को फकीर बना दिया और खुद अमीर बन गया। आजकल आपको कौन सा उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट लग रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता ही बता चुकी है कि जब एक और प्रश्न खड़ा होता था आगरा का, वो सबसे बड़ा, आपने देखा कि एक्सप्रेस वे बना हुआ है, डायरेक्ट लखनऊ उतर जाते हैं। एक और आगरा पे खड़े होकर सोचना पड़ता था 10 बार कि बाय रोड जाएंगे, भैया कोई दिक्कत हो गई, गाड़ी में गड्ढा हुआ, कोई दिक्कत हो गई। तो और सबसे बड़ी बात, आज आप ये देखिए कि फाइटर प्लेन्स वहां पर उतर सकते हैं उस एक्सप्रेस वे पे। योगी जी ने बताइए ऐसे कितने हाईवे बनाए हैं जहां पर फाइटर प्लेन्स उतर चुके हैं। योगी जी से तो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं तब से। बताइए एक बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है भैया, ये इन्होंने ही बताया। मैं कोई डेली नहीं आता यूपी, डेली यूपी नहीं आता, क्योंकि डेली यूपी आएंगे तो आप तो देखिए ना, यूपी में कोई शासन प्रशासन, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा भाई। दिल्ली में आप सुरक्षित हैं, यूपी में सुरक्षित नहीं है। अभी यूपी आ रहे हैं, देखिए यूपी हमारे, जैसा भी आपने बताया, हमारे जो भाई जो सड़क पे बैठे, हमारे देश के शिक्षक सड़क पे बैठे हुए हैं, शिक्षा मित्र जो नहीं, वो जब धरना, जब मंत्री जी के आवास पे जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास पे जाते हैं, बीजेपी कार्यालय पे जाते हैं, उन पे लाठी बरसाई जाती है, उनको तुरंत इको गार्डन भेज दिया जाता है। बात बताइए, सरकार की औकात नहीं है पाकिस्तान पे लाठी चलाने की? है इस देश की सरकार की औकात नहीं है चाइना पे लाठी चलाने की? तो सरकार अपनी बहादुरी का प्रमाण, इस देश के नौजवान जो आपसे रोजगार की मांग करते हैं, उन पे आप लाठी और डंडे भांज के, इस देश का किसान जो लोगों का पेट भरता है उस पे लाठी और डंडे भांज के आप अपनी बहादुरी का प्रमाण दिखाना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। यही ताकतवर अगर आपने वहां जम्मू कश्मीर में दिखाई होती या पाकिस्तान पे दिखाई होती, तो आज भारत देश के बॉर्डर पे जो हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, वो जवान शहीद नहीं हो रहे होते, क्योंकि आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री वहां बिरयानी का स्वाद भी खाते हैं और चाइना पे झूले भी झूलते हैं। मोदी जी तो कहते हैं तकलीफ है ना, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के 4 सिपाही एक साथ खड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदुस्तान को पता है किसी से खतरा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी डरेगा, अफगानिस्तान भी डरेगा, अमेरिका भी डरेगा, चाइना भी डरेगा, रशिया भी डरेगा, क्योंकि इस देश के नेता इस देश के डेवलपमेंट से डरते हैं। इस देश के नेता डरते हैं इस बात से कि अगर इस देश का यंगस्टर युवा पढ़ गया तो इनकी कुर्सी इनके नीचे से चली जाएगी, इसलिए पढ़ने नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटूडे, मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार और मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमेशा विवादों में रहे हैं। चाहे उन्हें किसान आंदोलन की बात की जाए, चाहे उन्हें युवाओं की बात की जाए, चाहे वो किसी भी मुद्दे पे हमेशा बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। और मेरे साथ मोहित मौजूद है। मोहित नमस्कार जी। आज लखनऊ में आए हैं, मुस्कुराइए, बोर्ड तो पढ़ाई होगा, मुस्कुराइए। लखनऊ में बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कुरा रहे हो या रो रहे हो? लेकिन पूरे प्रदेश को मुस्कुराने लायक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं सब कुछ दे दिया, 4 लाख रोजगार दे दिया, इतना कुछ कर दिया। कितना कुछ कर दिया भैया? आप एक बात बताइए, आप यूपी रहते हैं कहीं और रहते हैं? भाई मैं तो यूपी रहता हूँ। चलिए, तो आज मुख्यमंत्री जी के काम मैं तो जान नहीं पाया। मोहित भाई आज दिल्ली से आए हैं, सिर्फ लखनऊ में ये सब काम देखने आए हैं। नहीं, काम देखने को तो कुछ बनाया ही नहीं है, कुछ नया काम तो किया ही नहीं है, बस नाम बदलने का काम किया गया है। और अब मैं आपको बता दूं, अभी बारिश हो जाए, यहाँ 4 बाल्टी पानी की गिर जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाती है। इतना बेहतर इन्होंने काम कर रखा है। स्कूलों में अभी देख रहे थे, मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था कि स्कूलों के अंदर पानी भर गया, लोगों को स्विमिंग पूल जाने की जरूरत नहीं, स्कूलों में इतना पानी भरा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का काम मैं नहीं समझ पाया, आप समझ पाए तो मुझे गिना दीजिए। समझ तो मैं भी नहीं पाया। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने के लिए, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे कुछ बात, यूको गार्डन में 72 दिन से बच्चे धरने दे रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर बच्चे 74 दिन से धरने दे रहे हैं। ये धरनों का सिलसिला चल रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे बड़ा सवाल आज यही खड़ा होता है कि हम जैसे यंगस्टर्स
क्या इस देश के अंदर जिसके आप भी तो युवा थे, आप उनकी आवाज आज तक सुनने नहीं गए। हम जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आया यहाँ पर इसीलिए हूँ, यहाँ पर आया ही मैं इसीलिए हूँ। और अभी भी आपने सुना होगा तो मैंने एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स की बात करी, वो इसीलिए करी जिनको ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं मिले हैं। तमाम हमारे देश के युवा भाई जो बैठे हुए हैं धरने पर, हम लोग उनको समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस देश के अंदर एक रिक्शा चलाने वाले को, एक रिक्शा चालक को भी अधिकार है कि उसका बेटा एक एडवोकेट बने, उसका बेटा एक गवर्नमेंट जॉब करे, उसका बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो बीसीसीआई में सचिव बनवा दे अपने वो बेटे बात को। बीसीसीआई से सचिव तो मंत्री जी के भाई तो बन जाते हैं, हाँ। लेकिन ये बच्चे क्यों नहीं बन जाए? इनकी तो ये तो जायज मांग करे, फिर इनकी ये इसलिए नहीं बन रहे ना क्योंकि इनके पिताजी गृह मंत्री नहीं है ना, हमारे और आपके पिताजी गृह मंत्री थोड़ी हैं। अब भैया आप एक बात मुझे बताइए कि अगर हमारे और आपके पिताजी गृह मंत्री होते तो आज हम भी बीसीसीआई में सचिव होते। तो बीसीसीआई में सचिव का सिलसिला जो है वो सिर्फ इन्हीं का है। एक आपको बात बता दूं कि एक प्रधानमंत्री मोदी जी चंद्रशेखर जी आजाद, प्रधान जी मोदी, वो बात छोड़ो, वो बात अलग बात है। चंद्रशेखर आजाद जी तो कूद गए उन्हीं आरक्षण मुच्चा 69,000 शिक्षक भर्ती में। चंद्रशेखर जी एनसीईआरटी के अंदर और इको गार्डन के अंदर भी गए हैं, समझ गए? तो वो बच्चों के साथ है और 6 तारीख को विधानसभा घेरने का उनका प्लान है शायद, मुझे जो सुनने को मिला है अभी तक। तो ये सब आप भी क्यों नहीं जा रहे? देखिए हम उन लोगों को, इस देश के युवाओं को, मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी उन स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो, युवा हैं, इसीलिए आपसे ये बात रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से तो पता ही नहीं चल रही है। बताइए न्यूज चैनल्स तो ज्यादातर तो लेनम जूस पत्रकार है, लेनम जूस का आप सब बात मैं समझ रहा हूँ। तो मैं, आपने मुझसे कहा ना कि मोहित शर्मा जी वहां क्यों नहीं गए। मोहित शर्मा जी किसानों का पता लगा तो किसानों के साथ कंटिन्यू जाते हैं, एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स का पता चला तो उनके साथ कंटिन्यू जाते हैं। लेकिन हमें जब नहीं पता कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है। अब पता चला है तो हम जरूर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेंगे और उनके लिए हमसे जो बन पड़ेगा, चाहे उसके लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े उन स्टूडेंट्स के साथ में, तो हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम इस देश के हर एक युवा के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि वो लोग, क्या आज एक बात मुझे बताइए, शिक्षकों का जो मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब सरकार कहती है कि 4 लाख रोजगार मिला तो ये लोग बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं देती सरकार, इनको लेटर्स प्रदान करा के इनकी नौकरियां इनको प्रदान क्यों नहीं करती, बताइए ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के दावे ठीक 15 लाख की तरह झूठे हैं, जुमले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोई विकास नहीं किया, ये पूरा प्रदेश जानता है, सिवाय नाम बदलने के अलावा। आपको अभी फिलहाल अभी 15-20 दिन पहले पता चला होगा, इटावा के अंदर उससे पहले करीबन जब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव थे, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव चल रहे थे, उस टाइम पे भाजपा के एक नेता ने एसपी को थप्पड़ मारा था। काफ़ी चर्चा में वायरल हुआ वीडियो, सब कुछ। एसपी साहब बोल रहे थे कि फ़ोन पे कि जिला परिषद मारा। ऐसे लोगों को फिर पद दे दिया जाता है, तो पुलिस प्रशासन के मन में क्या? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ, आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ, और उसके अंदर ये जज्बा होता है कि वो हिफाजत करेगा अपने देश की, अपने देश के अंदर के नेताओं की। जब इस देश के आम नागरिक, जिनको नेताओं का समर्थन मिलता है, और वो चांटा मारते हैं देश के अंदर देश के पुलिस कर्मियों पर, देश के उन अधिकारियों पर, तो क्या वो अधिकारी खड़े खड़े शर्मसार नहीं होता? और यही चांटा अगर एक अधिकारी ने खींच के किसी नेता के ऊपर मार दिया जाता ना, तो उस वो नेता अब को तक तो सस्पेंड बवाल कर हो दिया जाता, उसको जेल में बंद कर दिया जाता और उसके ऊपर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर आप बस के अंदर ट्रैवल करते हैं, आपने बस के अंदर किसी बस की गद्दी की सीट आपके हाथ से फट गई या आपने फाड़ दी, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि आपने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई। एक और, ये लोग सरकारी संपत्तियों को ऐसे बेच रहे हैं जैसे इनके बाप दादा को कोई हिंदुस्तान दहेज में देके भूल गया हो। क्यों इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो रहा? रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल, कहां तक की शुरुआत करेंगे? लोग हमसे कहते हैं कि भाई मोहित शर्मा जी विरोध में ही बोलते हैं, विरोध में ही बोलते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं, हमें ये लगता है कि ये सब जो बेचे जा रहे हैं ना, कुछ दिनों बाद यही बच्चे, यही युवा आगे चल के ये पढ़ेंगे ना, जीके में ये क्वेश्चन होगा, जीके में सीधे क्वेश्चन रखे जाएंगे, जब परीक्षा देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन रखे जाएंगे कि ये संपत्ति फलानी डेट में और फलानी जगह बेची थी। बिल्कुल। आप एक बात मुझे बताइए, एक मुझे बहुत बेहतरीन बात याद आई है माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी, जब हमारे देश में अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता था, जिसे खाकर इस देश की जनता बीमार पड़ जाती थी, वो गेहूं वहां पर पशु भी नहीं खाते थे, लेकिन आपके और हमारे लिए वो गेहूं आया करता था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी से एक बार अमेरिका कहते हैं कि आप हमारे देश, अपने देश में मल्टीनेशनल कंपनियों को आने दीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कड़े शब्दों में जवाब देते हैं और कहते हैं कि एक बार अंग्रेजों को मौका दिया और हमारे ऊपर 200 साल से ज्यादा राज करके चले गए, अगर दोबारा इनको मौका दिया तो ना जाने हम कितने साल के लिए गुलाम पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों को इस देश में आने नहीं दिया और देश को नारा दिया
जय जवान जय किसान का नारा दिया कि भूखे मर जाएंगे लेकिन अपने ही देश में अनाज पैदा करेंगे और खाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि लगातार सरकारी संपत्तियों को नीलाम करने से, उनका प्राइवेटाइजेशन करने से आप वो दिन दूर नहीं कि जब ये देश दोबारा से इन जैसे नेताओं की वजह से गुलाम हो जाएगा। और आज इस देश को आज़ाद कराने के लिए राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग आज इस देश में नहीं हैं। तो इस देश को आज़ाद कराना भाजपा मुश्किल हो वाले तो जाएगा। आप पे भी आरोप लगाते हैं, जब किसान आंदोलन में जाते हैं तो कहते हैं कि मोहित के भाई ये सब फंडिंग कहाँ से आ रही है, रुपए कहाँ से आता है, जो मोहित भाई घूमते हैं लंबी। चलिए एक बात आप मुझे बता दीजिए, चलिए हमारी तो फंडिंग की बात कर ली, प्रधानमंत्री जी के पास कौन सी फंडिंग आती है? इतनी तनख्वाह है प्रधानमंत्री की कि वो 10 लाख का सूट पहने? बताइए ना। प्रधानमंत्री जी का एक दिन का खाने का खर्चा कितना है, उनको कौन फंडिंग करता है, जरा ये बताइए। ये भी तो पूरा देश जानना चाहता है। भैया आप फंडिंग की बात करते हैं, क्यों? हम स्टूडेंट है भाई, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं कोर्ट में इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। नहीं, किसान आंदोलन में जब राकेश टिकैत जी ये सब सवाल करते हैं, जब बोलते हैं तो उन्हें बोला जाता है एसी में सो रहे हैं आप, एसी में सोना कि मतलब एसी में सोना आजकल का मतलब किसान एसी में भी सो सकता है। भैया अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको पंखे की हवा भी नहीं मिलती है, तो ये तो किसान है जो लोगों का पेट भर रहा है, एसी में बैठ रहा है, तो आपको दिक्कत क्या? किसान के पिज्जा खाने से, बर्गर खाने से, सैंडविच खाने से आपको दिक्कत है, किसान की जीन्स पहनने से आपको दिक्कत है। और आप एक बात बताइए, मोदी जी के 10 लाख के सूट पे तो किसान ने नहीं कहा कि मोदी जी ये पैसा कहाँ से आ रहा है, आप 10 लाख का सूट क्यों पहन रहे हैं? बताइए ना। जबकि मोदी जी तो कहते हैं मैं तो फक्कर फकीर हूँ, तो भैया फकीर को तो 10 लाख के सूट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भैया ये एक इंटरनेशनल फकीर है जिसने पूरे देश को फकीर बना दिया और खुद अमीर बन गया। इन जैसे नेताओं की आड़ में आज पूरा देश गुलामी की जंजीरों में दोबारा से जकड़ चुका है। युवा परेशान, शिक्षक परेशान, किसान परेशान। जब ये भी गलत है फिर अच्छा कौन करेगा? अच्छा करने के लिए देखिए, अच्छा करने के लिए तो इस देश के यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, कांग्रेस ने भी ये सब किया है, इसके बाद मौका दिया भाजपा को, ये सब कर रहे हैं, उसके बाद देखिए जनता ने सरकार में परिवर्तन किया वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कमियां करी होंगी। जनता ने इसलिए एक व्यक्ति को मौका दिया क्योंकि उसने कहा कि सोचा कि एक गरीब आदमी जब देश की कुर्सी पे बैठेगा तो निश्चित तौर पर देश का भला करेगा। लोगों को ये थोड़ी पता था कि देश की गरीब जनता को नंगा करके खुद 10 लाख के सूट पहनेंगे, ये नहीं जानती थी देश की जनता, वरना कभी एक ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देती कुर्सी पे बैठने का। तो आजकल आपको कौन सा उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा मुख्यमंत्री सबसे बेस्ट लग रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता ही बता चुकी है कि जब एक और प्रश्न खड़ा होता था आगरा का, वो सबसे बड़ा, आपने देखा कि एक्सप्रेस वे बना हुआ है, डायरेक्ट लखनऊ उतर जाते हैं। एक और आगरा पे खड़े होकर सोचना पड़ता था 10 बार कि बाय रोड जाएंगे, भैया कोई दिक्कत हो गई, गाड़ी में गड्ढा हुआ, कोई दिक्कत हो गई तो। और सबसे बड़ी बात, आज आप ये देखिए कि फाइटर प्लेन्स वहाँ पर उतर सकते हैं उस एक्सप्रेस वे पे। योगी जी ने बताइए ऐसे कितने हाईवे बनाए हैं जहाँ पर फाइटर प्लेन्स उतर चुके हैं। योगी जी से तो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं तब से। बताइए एक बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है भैया, ये इन्होंने ही बताया। मैं कोई डेली नहीं आता यूपी, डेली यूपी नहीं आता, क्योंकि डेली यूपी आएंगे तो आप तो देख ही नहीं, यूपी में कोई शासन प्रशासन, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा भाई। दिल्ली में आप सुरक्षित हैं, यूपी में सुरक्षित नहीं है। अभी यूपी आ रहे हैं, देखिए यूपी कंटिन्यू 6 महीने अभी इलेक्शन यहाँ पर हैं, तो देख लेंगे कितना सुरक्षित रहेंगे। और अभी तो आप तो ये मतलब देख लीजिएगा- इलेक्शन सुरक्षित, यहाँ पे क्या रुकने का प्लान बना के आए हैं? हाँ बिल्कुल रुकने का प्लान बना है। हमारा देश है भाई, हमारे देश के अंदर लोगों को पता चलना चाहिए कि किसान सड़क पे बैठा है। हमारे जैसा भी आपने बताया, हमारे जो भाई जो सड़क पे बैठे, हमारे देश के शिक्षक सड़क पे बैठे हुए हैं, शिक्षा मित्र जो नहीं, वो जब धरना, जब मंत्री जी के आवास पे जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास पे जाते हैं, बीजेपी कार्यालय पे जाते हैं, उन पे लाठी बरसाई जाती है, उनको तुरंत इको गार्डन भेज दिया एक जाता है। बात बताइए, सरकार की औकात नहीं है पाकिस्तान पे लाठी चलाने की? है इस देश की सरकार की औकात नहीं है चाइना पे लाठी चलाने की? तो सरकार अपनी बहादुरी का प्रमाण, इस देश के नौजवान जो आपसे रोजगार की मांग करते हैं उन पे आप लाठी और डंडे भांज के, इस देश का किसान जो लोगों का पेट भरता है उस पे लाठी और डंडे भांज के आप अपनी बहादुरी का प्रमाण दिखाना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। यही ताकतवर अगर आपने वहां जम्मू कश्मीर में दिखाई होती या पाकिस्तान पे दिखाई होती तो आज भारत देश के बॉर्डर पे जो हमारे देश के जवान शहीद होते हैं वो जवान शहीद नहीं हो रहे होते, क्योंकि आपकी औकात नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री वहां बिरयानी का स्वाद भी खाते हैं और चाइना पे झूले भी झूलते हैं। मोदी जी तो कहते हैं पाकिस्तान से लेकर हर देश डर रहा है उनसे इस समय। कितना डर रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि कितना डर रहा है। देख रहे हैं ना आप कितना डर रहा है। अरे भैया आप एक बात बताइए, डरेगा? पाकिस्तान की औकात नहीं होनी चाहिए हमारे आगे आंख खड़ी करने की। आप एक बात मुझे बताइए, एक बाप से उसके बेटे का वर्चस्व है, बेटे से बाप का वर्चस्व नहीं है। और हिंदुस्तान से अलग हुआ है पाकिस्तान। आपको याद होगा, पता होगा आपको पूरी तरीके से, बांग्लादेश पे 1947 में आपने देखा होगा, पूरा भारत देश का बंटवारा आपने देखा है। तो ये भारत देश ने पाकिस्तान को बनाया है, ठीक है, पाकिस्तान ने भारत को नहीं बनाया है। तो भैया
भारत देश के सामने तो उसकी खड़े रहने की औकात नहीं है। और हम और आप कंपैरिजन क्यों करते हैं पाकिस्तान से? हमारी कंपैरिजन हो अमेरिका से, हमारी कंपैरिजन हो हमारी रशिया से। एक बात मुझे बताइए, 90 लाख की आबादी है इसराइल की, 133 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। हम उससे हथियार खरीदते हैं, क्यों? हम अपने देश में हथियार नहीं बना सकते। वो इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमारे देश के अंदर उनको पढ़ाया नहीं जाता, शिक्षा बेहतर दी नहीं जाती। हमारे देश के अंदर एक गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उस पर कम टैक्स लगेगा, लेकिन एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जब लोन लेंगे तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और इन गवारों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ये पढ़ाई से दूर रहते हैं। तो गवार मतलब गमार भरे हुए हैं क्या? बात हाँ, जो बयान देते हैं देश के गद्दारों को डैश मारो, तो मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को। इन्हें पढ़ाने और लिखाने मोहित शर्मा की इतनी छिड़ी क्यों है, ये बताइए। मेरी तो इसलिए छिड़ी हुई क्योंकि आप देख लीजिए, हमारे भाई, मेरे भाई हैं वो। दिनेश शर्मा भी तो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं। शर्मा भी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, तो मतलब सपोर्ट नहीं करते हो शर्मा जी को? एक बात आप मुझे बताइए, कास्टलिज्म कब तक आप देश में चलाएंगे? वो तो कास्ट ही पे सब कुछ कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब। मेरे लिए सुनिए, मेरे लिए आप मेरी बात सुनिए, मेरे लिए इंसानियत सर्वोपरि है। मेरे लिए अगर सड़क पे किसी आदमी को चोट लगती है, उसके पाँव से खून निकल रहा है, तो मैं उससे जाकर ये नहीं पूछूंगा कि आप किस जात से हैं, किस बिरादरी से हैं। हम उसे उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। हमारे लिए इंसानियत और मानवता सर्वोपरि है। कास्टलिज्म बाद में आता है। पहले लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों की आवश्यक सामग्री हैं, उसके बाद पहले इंसानियत है, फिर आवश्यक सामग्री है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके बाद आप कास्टलिज्म पे बात कर सकते हैं। और वो भी कास्टलिज्म तब अच्छा लगता है जब आप शादी विवाह की बात करें, और वो भी जब आप प्रेम विवाह में अगर आप विश्वास रखते हैं, तो वहां पर भी कास्टलिज्म विश्वास नहीं रखती है। क्योंकि आप ये देख लीजिए, एक और लोगों को लव जिहाद का मामला पढ़ाया जाता है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अशोक सिंघल को देख लीजिए, पूजा नकवी को देख लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी को देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी को देख लीजिए, और इनके दामादों को तराश लीजिए कि कौन किसका दामाद है, पूरा देश जानता है। मतलब दामाद बना सकते हैं लेकिन भाईचारा नहीं कर सकते। भाईचारे से तो उन्हें तकलीफ है ना, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के 4 सिपाही एक साथ खड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो हिंदुस्तान को पता है किसी से खतरा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी डरेगा, अफगानिस्तान भी डरेगा, अमेरिका भी डरेगा, चाइना भी डरेगा, और रशिया भी डरेगा। क्योंकि इस देश के नेता इस देश के डेवलपमेंट से डरते हैं। इस देश के नेता डरते हैं इस बात से कि अगर इस देश का यंगस्टर युवा पढ़ गया तो इनकी कुर्सी इनके नीचे से चली जाएगी, इसलिए पढ़ने नहीं देते। कुर्सी का डर है, इसलिए ये शिक्षा पे बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं बिल्कुल बिल्कुल। कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी की ये सरकार है, कुर्सी प्रेमी योगी आदित्यनाथ की, अजय सिंह बिष्ट की सरकार है। मैं योगी आदित्यनाथ इन्हें नहीं कहूंगा। और ये पूरे देश के प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए कि किसान, युवा, नौजवान, महिला, सभी लोग आज देश में परेशान हैं। तो आपको बदलाव करना चाहिए। जय हिंद। सरकार तो कहती है कि हमने गुंडा राज सब खत्म कर दिया, गैंगस्टर सब खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या थे? गुंडे ऊपर छोड़ के भाग गए भाई यार, दिल्ली। हाँ, अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेंगे तो आप भैया, तो फिर क्या दिक्कत है? गृह मंत्री जी तो आपको पता ही कितने साफ छवि के हैं, उनसे साफ छवि का नेता आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तड़ीपार हैं, सभी को पता है, इतने साफ हैं। मुख्यमंत्री जी क्या है, पूरा प्रदेश जानता है। तो देख लीजिए आप कि जब गुंडे अपराधियों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेंगे तो गुंडे बदमाश तो प्रदेश में बचेंगे ही नहीं। आपकी पार्टी में ही आ गए तो आपकी पार्टी में ही है सारे गुंडे बदमाश। जय हिंद, जय भारत, वंदे। ये मेरे साथ मोहित भाई थे, काफी